चलो यार बच्चों आ जाओ, ध्यान देना बेटा अच्छे से सभी ने। सो बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर में इस क्वेश्चन में क्या निकाला था रे बेटा, बता देना जरा। पीसी कैलकुलेट कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 5 चल रहा था ना। पीसी कैसे कैलकुलेट किया था एक बार ध्यान दे देना। बहुत सिंपल सा तरीका था। ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दिया था, ये इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया था, ये डिबेंचर होल्डर्स को दिया था, और ये लिक्विडेशन एक्सपेंसेस है। तो इसमें पीसी में बस ये दो चीजें आएगी, बाकी डिबेंचर होल्डर्स को जो देते हैं या ट्रांसफर लिक्विडेशन एक्सपेंस जो पे कर रही है वो पीसी में नहीं आएगा। पीसी मतलब क्या होता है, कंसिडरेशन पेड और पेएबल बाय द ट्रांसफर टू द शेयर होल्डर्स ऑफ ट्रांसफरर, राइट। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के लिए मैंने पीसी निकाला था बेटा लास्ट लेक्चर में, ध्यान से सुनना सब लोग। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के लिए पीसी निकाल लिया था। फॉर ईच प्रेफरेंस शेयर इन जेड ₹10 इन कैश एंड 19% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। हर प्रेफरेंस शेयर के लिए 10 रुपए कैश, और सेलिंग परचेसिंग कंपनी अपना खुद का एक प्रेफरेंस शेयर दे रही है। और इक्विटी शेयर होल्डर्स को हर शेयर के लिए 20 कैश और 1 इक्विटी शेयर इन परचेसिंग कंपनी यानी वाई लिमिटेड, बट उसकी मार्केट वैल्यू कितनी थी 140। कितने शेयर्स दिए बेटा जरा देखो तो, एक बार ध्यान देना। मैंने आप लोगों को एक सिंपल तरीके से सॉल्व करके बताया था, शायद दो तरीके से लिख करके बता दिया था, राइट। कहाँ गया रे इसका अपना सॉल्व किया हुआ, हाँ ये रहा, याद आ रहा है। हर इक्विटी शेयर के लिए 20 कैश। सेलिंग कंपनी के कितने इक्विटी शेयर्स थे बेटा, 8000 इंटू 20, सो 1,60,000। और हर एक इक्विटी शेयर के लिए परचेसिंग खुद का एक इक्विटी शेयर दे रही। सेलिंग के 8000 इक्विटी शेयर्स थे, सो 8000 इक्विटी शेयर्स मिल रहे हैं परचेसिंग कंपनी से, और वो परचेसिंग कंपनी का एक शेयर का वैल्यू 140 है। तो हमें अगर मैं अमाउंट की बात करूं कंसिडरेशन की, तो कितना पैसा मिला है, 11,20,000, और ये 160 कैश मिला है। सो टोटल इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए हो गया 12,80,000। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी कैश दिया, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को परचेसिंग ने खुद के प्रेफरेंस शेयर्स दिए, और ये आ गया बेटा अपना टोटल परचेस कंसिडरेशन फॉर द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। सो मैंने इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जो जो दिया उसकी टोटल कर दी, टोटल करके पीसी निकाला। पीसी आया 17,20,000। ध्यान से सुनना। पीसी निकालने के बाद अब मेरा सबसे पहला काम क्या है, आप लोगों को स्टेप्स अगर याद लास्ट लेक्चर की याद आ रही होगी तो मैं आप लोगों को वेंडर कंपनी की बुक्स कैसे क्लोज करते हैं वो बताने जा रहा हूं। सर बुक्स क्यों क्लोज करना है, क्योंकि वेंडर कंपनी अपना बिजनेस ट्रांसफर कर रही है। जब भी कोई अपना बिजनेस ट्रांसफर करती है तो ट्रांसफर करने के बाद बुक्स को क्लोज करना जरूरी है। सो सेलिंग कंपनी, वेंडर कंपनी यानी ट्रांसफरर कंपनी की बुक्स कैसे क्लोज होगी, मैंने कुछ स्टेप्स बताया था लास्ट लेक्चर में। स्टेप नंबर 1, क्लोज द बैलेंस शीट। स्टेप नंबर 2, पीसी ड्यू करो। स्टेप नंबर 3, पीसी रिसीव करो। ये स्टेप्स फॉलो करना बेटा प्लीज, मैं बार बार ये स्टेप्स बता रहा हूं, मतलब समझ जाओ, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पीसी ड्यू कर दिया, पीसी रिसीव कर दिया, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस इफ एनी, उसका हिसाब कर दो। रियलाइजेशन एक्सपेंस सेलिंग कंपनी ने, ये सेलिंग के बुक में चल रही है, वेंडर के बुक में अकाउंटिंग चल रही है, ट्रांसफरर के बुक में अकाउंटिंग चल रही है। सेलिंग यानी ट्रांसफरर यानी वेंडर, सो मैं ही एक्सपेंस बेयर कर रहा हूं, मैं ही पे कर रहा हूं, तो मैं बोलूंगा रियलाइजेशन टू कैश। एक्सपेंस मैं बेयर कर रहा हूँ, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, लेकिन पेमेंट ट्रांसफर ही नहीं किया, सो रियलाइजेशन टू ट्रांसफर ही। ट्रांसफर ही बेयर कर रही है खर्चा, लेकिन पेमेंट मैं कर रहा हूँ, तो मैं लिखूंगा ट्रांसफर ही अकाउंट डेबिट, क्योंकि ट्रांसफर ही का खर्चा है ना, लेकिन पेमेंट मैंने किया तो लिखूंगा टू कैश। ट्रांसफर ही बेयर कर रही है और ट्रांसफर ही पेमेंट कर रही है, तो मेरे बुक्स में नो एंट्री आ जाएगी, राइट। रियलाइजेशन एक्सपेंस के बाद में स्टेप नंबर 5, 5 को हिंदी में क्या बोलते हैं, 5। 5 का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, पी। पी से क्या शुरू होता है, प्रेफरेंस शेयर्स, तो प्रेफरेंस शेयर्स का सेटलमेंट कर दो। उसके बाद स्टेप नंबर 6, रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस जो भी होगा वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को ट्रांसफर कर दो। स्टेप नंबर 7, स्टेप नंबर 7 क्या था बेटा जरा मुझे बताओ, इक्विटी शेयर होल्डर्स का सेटलमेंट कर दो। ये 7 स्टेप्स हमें फॉलो करना है, ये 7 स्टेप्स हमें फॉलो करना है। अच्छा, बैलेंस शीट क्लोज करना है तो इसके अंदर में मुझे बैलेंस शीट के सारे आइटम क्लोज करने पड़ेंगे। मैं 1 बाय 1 स्टेप नंबर 1 स्टार्ट कर दूं। अब सबसे पहले ये स्टेप्स जिस किसी ने फॉलो कर दिया उसका वेंडर कंपनी का बुक्स क्लोज हो जाएगी।
आप सभी लोग जानते हो अमलगमेशन के अंदर में कोई एक कंपनी अपना बिजनेस ट्रांसफर कर रही है किसी दूसरे कंपनी को, तो सेलिंग कंपनी यानी वेंडर कंपनी की बुक्स क्लोज करना है। इसके लिए कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है, क्योंकि ये कंपनी का अस्तित्व अब खत्म होने जा रहा है। अब ये कंपनी को बुक्स ऑफ अकाउंट्स फिर से मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए इसकी कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी नहीं है। लिखो बेटा, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 चल रहा था, ऑलरेडी हमने पीसी निकाल लिया था, बस उसी के आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 चल रहा था, लास्ट लेक्चर में हमने पीसी निकालना सीखा था इसका। अब हम लोग वन बाय वन एक एक स्टेप्स फॉलो करते हैं। लिखो बेटा, इन द बुक्स ऑफ, सभी ने लिखना है, इन द बुक्स ऑफ, मेरे साथ साथ लिखो बेटा प्लीज, इन द बुक्स ऑफ, क्या नाम है वेंडर कंपनी का? जेड लिमिटेड। इसका नाम क्या था? बोलो बेटा। ट्रांसफरर कंपनी, प्लीज आप पूरा लिखोगे। जेड लिमिटेड कौन थी? ट्रांसफरर कंपनी। आगे लिखो जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज, सबसे पहली एंट्री, ये फॉर्मेट बना लो, डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट का सबसे पहली एंट्री क्या रहेगी बेटा, बता देना जरा। हाँ बोलो मुन्ना। सबसे पहले तो क्लोज द बैलेंस शीट, अब बैलेंस शीट क्लोज करना है। आ जाओ क्वेश्चन के अंदर में अपना देखो तो बेटा, बैलेंस शीट कैसे क्लोज करेंगे। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5 चल रहा है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 5 है क्या? अभी चेक कर लेता हूँ, 2 सेकेंड। एक सेकेंड हाँ बच्चों। चल डन। देखो बेटा, ध्यान देना एक बार, आ जाओ मुन्ना। सो सेलिंग कंपनी की बुक्स हम लोगों को क्लोज करनी है, प्लीज ध्यान देना अच्छे से। सो सबसे पहली स्टेप्स क्या है? बैलेंस शीट क्लोज करना है। सो बैलेंस शीट क्लोज करना बहुत आसान है, अच्छे से ध्यान देना बेटा सभी ने, है ना, वेरी सिंपल टास्क। बैलेंस शीट क्लोज करना है, मैं साइड में बस आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ये साइड वाला आपने नहीं लिखना है बेटा। क्लोज द बैलेंस शीट, इसमें स्टेप नंबर 1 क्या थी? बैलेंस शीट क्लोज करना है, उसमें सब पॉइंट नंबर 1 क्या था बेटा? ट्रांसफर एसेट टेकन ओवर, asset taken over by transferee to realization account। चलो स्टार्ट करें। सो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है, जो जो असेट ट्रांसफरी कंपनी लेके चली गई वो असेट को रियलाइजेशन में ट्रांसफर करना है। चेक करो तो बेटा, ट्रांसफरी कंपनी कौन कौन सी असेट लेके गई है? Y Limited was take over all asset except cash and liabilities except for interest due on debentures and to pay the following amounts। बेटा कैश और इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिबेंचर्स वाली लाइबिलिटी छोड़ के, दिख रहा है ना बेटा सभी को, पेज नंबर 13.17 के अंदर में आपको दिया है बेटा एडिशनल इंफॉर्मेशन में, वो अपने बैलेंस शीट के नीचे, सब लोग साथ में बेटा दिख रहा है, सारी एसेट लेके चले गई है एक्सेप्ट कैश, सारी लाइबिलिटी लेके चली गई है एक्सेप्ट इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिबेंचर। अब सारी लाइबिलिटी मतलब यहाँ पे थर्ड पार्टी लाइबिलिटी की बात चल रही है, नहीं तो बच्चा और ये गलती कर देगा, सर लाइबिलिटी साइड में तो शेयर कैपिटल भी है, आपने इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिबेंचर छोड़ के बोला तो शेयर कैपिटल मत लेके चले जाना, क्योंकि वैसे भी अब ये ट्रांसफरर कंपनी बंद हो रही है, तो इसका शेयर कैपिटल किसी काम का है क्या? सब लोग साथ में बेटा। सो सबसे पहली स्टेप में क्या कर रहा हूँ, बैलेंस शीट क्लोज करने के लिए जो जो असेट और लाइबिलिटी ट्रांसफर ही लेके चली गई वो एसेट्स और लाइबिलिटी कहाँ ट्रांसफर करूंगा बेटा मैं? रियलाइजेशन अकाउंट में, राइट। चलो मैं स्टार्ट करूँ क्या? आ जाओ। सो सबसे पहले तो कौन सी एसेट नहीं लेके गई, मुन्ना प्लीज ध्यान देना, सब लोग साथ में रहना बेटा, आ जाओ। चलो देखो, सबसे पहले तो रियलाइजेशन, रियलाइजेशन अकाउंट विल बी डेबिटेड। लो सारी एसेट ट्रांसफर करो, एसेट साइड में आ जाओ, एसेट साइड में आ जाओ बेटा, और लो बताओ कौन कौन सी एसेट्स है। सबसे पहली एसेट मुझे दिख रही है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के आगे लिखा है नोट 4, नोट 4 है, नीचे जाकर के चेक करो बेटा, नोट 4 है तो उसमें क्या क्या दिया इन्होंने, नीचे बैलेंस शीट में नोट्स टू द अकाउंट्स में लैंड एंड बिल्डिंग दिख रहा है, प्लांट एंड मशीनरी दिख रहा है, बरोबर है, और क्या दिख रहा है बेटा, उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल कितना है आपका? पूरा ही है। इंटेंजिबल एसेट के नाम पे क्या दिख रहा है बेटा? इंटेंजिबल एसेट के नाम पे गुडविल दिख रहा है 2,40,000 का। और क्या है इंटेंजिबल एसेट के नाम पे? ध्यान से सुनना, नोट 5 है, आगे देखोगे तो पेटेंट दिख रहा है 50,000 का।
सो यहाँ पे गुडविल भी लेके गए, पेटेंट भी लेके गए, सारी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट लेके चले गए, इन्वेंट्री लेके चले गए, ट्रेड रिसीवेबल भी लेके चले गए, बस कैश बैंक छोड़ के बाकी सारी नॉन करंट और करंट असेट ये लोग लेके गए बेटा। यस और नो? कैश बैंक छोड़ के बाकी सारी नॉन करंट और करंट असेट लेके चले गए। सो लिखो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, एक लाइन का स्पेस देना रियलाइजेशन के बाद हमेशा, टू। चलो वन बाय वन सारी असेट क्रेडिट करो। सबसे पहले मैं लिखूंगा लैंड एंड बिल्डिंग। सबसे पहले क्या लिखूंगा बेटा? लैंड एंड बिल्डिंग। बुक वैल्यू पे क्लोज करना है। भले ही लैंड एंड बिल्डिंग का रिवैल्यूड फिगर दिया है, मेरे बच्चे प्लीज ध्यान दे दो सब लोग। बच्चों हम लोग सेलिंग कंपनी की बुक्स क्लोज कर रहे हैं, अमलगमेशन का क्वेश्चन चल रहा है। सबसे पहली स्टेप है बैलेंस शीट को क्लोज करो, और बैलेंस शीट क्लोज करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ट्रांसफर द एसेट टेकन ओवर बाय ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट। लैंड एंड बिल्डिंग ट्रांसफर कर रहा हो बेटा। कितना है लैंड एंड बिल्डिंग बता दो जरा। लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट दिख रहा है 4 लाख रुपीस। लैंड एंड बिल्डिंग को क्रेडिट किया। लैंड एंड बिल्डिंग के बाद और क्या है? प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी को क्रेडिट किया। कितना है बेटा? 6 लाख रुपीस। सर ये क्रेडिट क्यों कर रहे हैं हम लोग? अरे बाबा एसेट्स और लाइबिलिटी ट्रांसफर किया है ना। एसेट्स और लाइबिलिटी को हमें क्या करना है? ट्रांसफर करना है। एसेट्स और लाइबिलिटी को क्या करना है बेटा? ट्रांसफर करना है। कहां पे? रियलाइजेशन में। एसेट्स का डेबिट बैलेंस ट्रांसफर करना है तो क्रेडिट करो, लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस ट्रांसफर करना है तो डेबिट करो। सो सबसे पहले मैं एसेट ट्रांसफर कर रहा हूं। सो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में जो 2 एसेट थी ट्रांसफर कर दिया। फिर से बैलेंस शीट में आओ ऊपर, फिर से बैलेंस शीट में आओ सब लोग साथ में बेटा। फिर से बैलेंस शीट में आना है ऊपर में। बैलेंस शीट में इंटेंजिबल असेट लिखा है, इंटेंजिबल असेट के आगे नोट लिखा है, नोट नंबर 5। फिर से नीचे आओ, नोट में आओ बेटा, नोट में आओ, नोट में आओ। नोट 5 में देखो क्या दिया है? इंटेंजिबल असेट के नाम पे गुडविल लिखा हुआ है। गुडविल कितने का दिख रहा है बेटा? 2,40,000। सो यहाँ पे लिख दूंगा मैं टू गुडविल अकाउंट, टू गुडविल अकाउंट 2,40,000। और कौन सी एसेट है? टू पेटेंट, टू पेटेंट्स अकाउंट। कितना बेटा? 50,000। हो गया। इंटेंजिबल एसेट भी खत्म। फिर से ऊपर आओ बैलेंस शीट में, फिर से एक बार चेक करो। आगे दिख रहा है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्री 1,50,000 कर दो ट्रांसफर टू इन्वेंट्रीज 1,50,000। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल है, कर दो ट्रांसफर। ट्रेड रिसीवेबल है बेटा, करो ट्रांसफर। ट्रेड रिसीवेबल है, करो ट्रांसफर बेटा। ट्रेड रिसीवेबल के अंदर में कितनी अमाउंट है देख लो, अमाउंट देखना। ट्रेड रिसीवेबल 1,80,000। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ये ट्रांसफर करना है क्या? बताओ जरा मुझे। कैश और कैश इक्विवेलेंट ट्रांसफर करना है क्या? प्लीज बताओ। कैश और कैश इक्विवेलेंट के अंदर में बता देना जरा एक बार क्या लिखा है। हाँ वेरी गुड। कैश और कैश इक्विवेलेंट ट्रांसफर नहीं करना है क्योंकि इन्होंने बोला है कि सामने वाली कंपनी सारी एसेट्स लेके जा रही है एक्सेप्ट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। You have to transfer only those assets to the realization account which were taken over by the transferee company, which were taken over by the transferee company. Yes or no? So वो मत ट्रांसफर करना। हाँ लिख दिया बेटा सभी ने। एसेट्स मैंने ट्रांसफर कर दिया। चल बेटा फटाफट से टोटल करके बता बेटा मुझे, करो टोटल करो। कितनी है सारी एसेट्स की? रियलाइजेशन के डेबिट में कितनी एसेट चलेगी? 6 और 4 10, 2 12, 12 13 14 15 30 15 80 और ये 40, 16,20,000, 16,20,000 है ना। नरेशन लिखो। एसेट्स टेकन ओवर, हाँ चलेगा बेटा। रुपीज इन लैक्स लिखो या फिर पूरी फुल फिगर लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रुपीज इन लैक्स अगर आपने लिखा तो यू हैव टू राइट डाउन 1620, बट अगर आप फुल फिगर लिख रहे हो, हाँ रुपीज इन थाउजेंड्स अगर आपने लिखा तो आपको लिखना होगा 1620।
अगर आप फुल फिगर लिख रहे हो तो आपको लिखना होगा 16,20,000, बरोबर, ऑल सेट, डन। चलो, वेरियस एसेट टेकन ओवर बाय द ट्रांसफरी कंपनी ट्रांसफर्ड टू realization account. Various asset taken over by the transferee company transferred to realization account. चलो, पहला पड़ाव खत्म हो गया। अब जो जो असेट वो लेके चले गए वो असेट को क्या करो बेटा, जो जो असेट वो लेके चले गए वो असेट को क्या करो, मार्क कर दो। मार्क करो बेटा, देखो तो कौन कौन सी असेट लेके चले गए। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये हो गया, मार्क करो बेटा, ये हो गया। उसके बाद करंट असेट मार्क कर दो, ट्रेड रिसीवेबल मार्क करो। कैश और कैश इक्विवेलेंट वो लेके नहीं गए, कैश और कैश इक्विवेलेंट हमारे ही पास है, तो एक काम करो, कैश और कैश इक्विवेलेंट को एक सेपरेट अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, है ना। आपको जर्नल एंट्रीज कितनी रहेगी, करीब करीब आपकी 8 से 10 जर्नल एंट्री रहेगी। 7 स्टेप थी ना आपकी, 3-4 एंट्रीज बैलेंस शीट के अंदर में थी और बचे भी 6, तो करीब करीब 10 जर्नल एंट्री रहेगी। तो 2 पेज की जगह छोड़ दो, 2 पेज बाद कैश बैंक का अकाउंट बना लो, है ना, या फिर जर्नल एंट्री के बाद लास्ट में बना लेना कैश और बैंक अकाउंट, और कैश बैंक अकाउंट का बैलेंस यहाँ पे कैश बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, कैश और बैंक को अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, यस और नो। तो ये मैंने ट्रांसफर कर दिया। बोलो बेटा, कैश बैंक कितना था, 70,000। आप क्या करना, सबसे लास्ट में जहां पे एंट्रीज खत्म हो जाएगी वहां कैश बैंक अकाउंट ओपन कर लेना। अब आपको जगह का अंदाज नहीं आ रहा है तो करीब करीब 2 पेज की जगह छोड़ के उसके बाद कैश बैंक अकाउंट बनाओ, राइट। चलो, बैलेंस शीट की असेट साइड पूरी खत्म हो गई क्या, बैलेंस शीट की असेट साइड खत्म हो गई पूरी। बुक वैल्यू पे ही मैंने सारी असेट को ट्रांसफर किया तो ही बैलेंस शीट क्लोज होगी। बैलेंस शीट के असेट साइड में लैंड एंड बिल्डिंग दिख रहा है फॉर एग्जांपल 100 रुपए, तो ट्रांसफर भी करना होगा 100 रुपए पे, तभी वो बैलेंस शीट क्लोज होगी, रीवैल्यूड फिगर पे नहीं। मेरी बात सुनना अच्छे से, जब कभी भी सेलिंग कंपनी की बुक्स क्लोज करनी है तो सेलिंग कंपनी की बुक्स क्लोज होती है बुक वैल्यू पे। सेलिंग कंपनी की बुक्स क्लोज करनी है तो सेलिंग कंपनी की बुक्स किस पे क्लोज होती है बेटा, बुक वैल्यू पे। मैंने अभी अभी सेलिंग कंपनी की बैलेंस शीट की असेट साइड क्लोज किया। पूरा टॉपिक में यही है बेटा, बस ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया तो पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा। पूरे टॉपिक में ये सारी चीजें, सो अच्छे से ध्यान से सुनना बेटा। स्टेप नंबर 1, बैलेंस शीट क्लोज करो। बैलेंस शीट क्लोज करने के लिए पहला काम करना है बेटा आपको, एसेट टेकन ओवर बाय ट्रांसफर, ट्रांसफर टू रियलाइजेशन एट बुक वैल्यू। सब लोग साथ में है क्या, ऑल सेट। चलो बेटा आगे, चलो मैंने असेट साइड क्लोज कर दिया, दिख रहा है क्या बेटा, असेट साइड मैंने क्लोज कर दिया है। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूं, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान दो। लाइबिलिटी साइड क्लोज करता हूं, ट्रांसफर ऑफ वेरियस एसेट सॉरी लाइबिलिटीज टू द रियलाइजेशन अकाउंट। मैं इसको स्क्रॉल करूं बेटा, मैं स्क्रॉल करूं मुन्ना, लिख लिया है सभी ने, वेरी गुड। नाउ लो, अब लाइबिलिटी को ट्रांसफर करना है, लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस ट्रांसफर करना है तो डेबिट करो। एसेट का डेबिट बैलेंस था, ट्रांसफर करना था तो मैंने सारी एसेट को क्रेडिट किया, यस और नो। अभी मैं लाइबिलिटी ट्रांसफर कर रहा हूं, और लाइबिलिटी की जब भी बात आती है तो थर्ड पार्टी लाइबिलिटी में से जो जो लाइबिलिटीज वो लेके गए, वन मोर टाइम, थर्ड पार्टी लाइबिलिटी में से जो जो लाइबिलिटीज परचेसिंग कंपनी लेके चले गई, थर्ड पार्टी लाइबिलिटी में से जो जो लाइबिलिटीज परचेसिंग कंपनी लेके चले गई वो ही लाइबिलिटीज ट्रांसफर करना है, और बाकी कोई दूसरी लाइबिलिटी ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। जैसे एसेट्स में से जो जो एसेट ट्रांसफर ही लेके गई वही ट्रांसफर किया ना, तो लाइबिलिटी में भी जो जो लाइबिलिटीज ट्रांसफर कंपनी लेके गई है बस हमें वो ही ट्रांसफर करना है, बाकी और उसके अलावा कोई लाइबिलिटी ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। चलो चेक करो, फिर से पढ़ो पीछे जाके कौन कौन सी लाइबिलिटी लेके गई। वाई लिमिटेड टुक ओवर ऑल असेट एक्सेप्ट कैश एंड लाइबिलिटीज एक्सेप्ट इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिबेंचर। सो थर्ड पार्टी लाइबिलिटी में से इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिबेंचर को अगर छोड़ दिया तो बाकी सारी लाइबिलिटीज वो लोग लेके चले गए। चलो चेक करो बाहर की लाइबिलिटीज और कौन कौन सी है, बताना। लाइबिलिटी साइड में शेयर होल्डर्स फंड, ये थर्ड पार्टी में नहीं है। नॉन करंट लाइबिलिटी में यस, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में नीचे क्या दिया है, नोट 2 में
नोट 3 में लॉन्ग टर्म बोरोइंग में 6% डिबेंचर, बस उतना ही है। करो 6% डिबेंचर को अब डेबिट करो, ट्रांसफर करना है तो लाइबिलिटी को डेबिट करो। कितना है बेटा अमाउंट? 2 लाख। और कौन सी है लाइबिलिटी बताओ, कौन सी लाइबिलिटी वो नहीं लेके गए? इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिबेंचर नहीं लेके गए, बाकी सब लेके चले गए। ट्रेड पेएबल लेके गए, ट्रेड पेएबल अकाउंट विल बी डेबिटेड। कितना बेटा ट्रेड पेएबल बताओ? 1,20,000। ट्रेड पेएबल अकाउंट विल बी डेबिटेड 1,20,000। और कौन सी लाइबिलिटी है बेटा बता दो, हाँ फटाफट से बताओ। अगली लाइबिलिटी है अदर करंट लाइबिलिटी। अदर करंट लाइबिलिटी के ब्रैकेट में लिखा है इंटरेस्ट पेएबल ऑन डिबेंचर। ये लेके जा रही है क्या ट्रांसफर ही? यस नो? यस नो? ये लेके जा रही है बेटा इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिबेंचर। ट्रांसफर ही कंपनी इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिबेंचर नहीं लेके जा रही है, ऐसा नोट के अंदर में लिखा हुआ है। इसीलिए इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिबेंचर यहां पे रियलाइजेशन में नहीं आएगा। ये बात समझ में आ रही क्या रे सभी को? पक्की बात? किसी बच्चे को यहां तक कोई डाउट है तो प्लीज एक बार मुझे वापस पूछो बेटा। एनीबॉडी? पक्का? कितना बेटा इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिबेंचर देखो? वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा ये क्या लिखा बेटा सानू? यूएस। ओके चलो आगे। चल चल डन। सो बस इतना ही लेके जा रहे हैं। टू रियलाइजेशन अकाउंट कितना आएगा बेटा ये फिर? 2 और 120, 3,20,000। नरेशन लिखेंगे ट्रांसफर ऑफ वेरियस liabilities taken over by transferee company to the realization account. Various liabilities taken over by the transferee company transferred to realization account. Asset close, बराबर है। लाइबिलिटीज में जो जो वो लेके चले गई वो क्लोज कर दिया। ध्यान से सुनना मुन्ना, प्लीज ध्यान दो। अब उसके बाद तीसरी स्टेप, मतलब इसी में बैलेंस शीट क्लोज करने के अंदर में तीसरा पॉइंट क्या है बेटा बताओ? जो जो लाइबिलिटीज लेके चले गए उसको मार्क कर दो ना, पहले बाद में भूल जाओगे। हाँ लॉन्ग टर्म बोरोइंग हो गया, ट्रेड पेएबल हो गया, अदर करंट लाइबिलिटी नहीं लेके गए तो उसके ऊपर अभी मार्क मत लगाना। नीचे में आपका डिबेंचर आपने ट्रांसफर कर दिया है। नेक्स्ट पेज पे नोट्स के अंदर में लैंड एंड बिल्डिंग दिख रहा है नोट में, ये भी हमने कर दिया इसका सब, ये भी हो गया, गुडविल हो गया, पेटेंट हो गया, सब हो गया, राइट। मार्क करते जाओ। बैलेंस शीट के सारे आइटम्स हमें क्लोज करने हैं। चलो अगला काम क्या था? याद करो बेटा, स्टेप्स याद करो। स्टेप्स याद करना है, वैल्यू रखना है, काम खत्म। स्टेप्स याद करना है, वैल्यू रखना है, काम खत्म। अगला अगला काम क्या था बैलेंस शीट क्लोज करने में? ट्रांसफर ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस प्रॉफिट लॉस टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, यही था ना? चल ट्रांसफर ऑफ, ले बेटा, इक्विटी शेयर कैपिटल टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। बोलो बेटा इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है बताओ? ट्रांसफर ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल करो, ट्रांसफर करो इक्विटी शेयर कैपिटल, बताओ बेटा अमाउंट। अरे सब लोग है कि नहीं? ये लो सब लोग साथ में है क्या? चल करो, वेरी गुड। अरे 12,000 ही दिख रहा है मुन्ना, प्लीज ध्यान दे दो। सो मैं इक्विटी शेयर कैपिटल ट्रांसफर कर रहा हूं। इक्विटी शेयर कैपिटल, वेरी गुड बेटा, 8 लाख। कितना है? और क्या है बेटा शेयर होल्डर्स फंड्स में? कैपिटल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रिजर्व सरप्लस भी ट्रांसफर कर दो इक्विटी शेयर होल्डर्स को। कैपिटल रिजर्व को डेबिट करो, कैपिटल को डेबिट करो, प्रॉफिट को डेबिट करो, ये सारी चीजें लाइबिलिटी साइड की है इसीलिए मैं डेबिट कर रहा हूं। हाँ बेटा, उसके बाद पीएनएल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस, पीएनएल अकाउंट, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, एक्सपेक्टेड लाइबिलिटी कितनी बता रहा है ये? 5,000। सबको देखना बेटा, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में एक वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व है 8,000।
8,000 में एक्सपेक्टेड लाइबिलिटी कितनी बता रहा है बेटा ये? 5,000। 8,000 में एक्सपेक्टेड लाइबिलिटी कितनी बता रहा है? 5,000। मतलब वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, इसमें फ्री रिजर्व कितना है? वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना ट्रांसफर करूंगा? 3,000 ओनली, क्योंकि 8,000 में 5,000 की तो लाइबिलिटी है, ये लोगों को देना होगा। थर्ड पार्टी लाइबिलिटी ये देना पड़ेगा ना। मतलब रिजर्व सरप्लस के नाम पे उसमें बचा है सिर्फ 3,000। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व क्या होता है, ध्यान से सुनना। फैक्ट, कंपनी के जो मालिक होते हैं जनरली शेयर होल्डर्स, ये शेयर होल्डर्स को कुछ कॉस्ट उठानी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं कंपनी की बात नहीं करूंगा, मान लो एक छोटा मोटा बिजनेस का एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे, है ना। एक छोटा मोटा बिजनेस का एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे मेरे यहाँ पे कुछ स्टाफ काम कर रहे हैं, मेरे यहाँ पे काम करते समय कोई घटना दुर्घटना हो गई, उन्हें कोई इंजरी हो जाती है, तो उस समय मुझे उन्हें कंपेंसेशन देना होगा, राइट। उस समय मुझे उन्हें क्या देना है बेटा? कंपेंसेशन देना है। तो हर साल मैंने अंदाज लगाया कि 5 से 7 हजार रुपए का हर साल ऐसा कोई एक्सीडेंटल कंपेंसेशन मुझे देना पड़ता है। तो मैंने एक फंड बना लिया, वर्कमैन कंपेंसेशन फंड 7,000। लेकिन अब ये धंधा बंद हो रहा है, तो ये जो 7,000 का जो फंड का बैलेंस है, अब मुझे किसी को देना है क्या? नो। तो अब ये किसका है? मालिक का। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे भी वर्कमैन कंपेंसेशन फंड किसका रहेगा? मालिक का। मालिक मालिक कौन है? इक्विटी शेयर होल्डर्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स का ही रहेगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का नहीं। तो मैं पूरा का पूरा वर्कमैन कंपेंसेशन फंड ट्रांसफर कर रहा था इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए। मैं पूरा का पूरा 8,000 ट्रांसफर कर रहा था, लेकिन इन्होंने आगे ब्रैकेट में लिखा कि इसमें 5,000 क्या रहेगा बेटा? एक्सपेक्टेड लाइबिलिटी रहेगी। इसमें 5,000 क्या रहेगा? एक्सपेक्टेड लाइबिलिटी रहने वाली है, राइट। ये चीज ध्यान रखना। मतलब इसमें मेरा जो रिजर्व है, जो मेरे लिए बचेगा, जो फायदा है, जो मालिक लोगों को ट्रांसफर करना है, वो कितना है? 3,000। तो यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया इस 8,000 को, लेकिन इसके अंदर में 5,000 के वहां स्टार मार्क लगा दिया। ये 5,000 का इफेक्ट अभी तक मैंने दिया नहीं है। 8 में से मैंने कितने ट्रांसफर किए? 3,000। उसके बाद और कुछ है क्या, चेक कर लो। ये इक्विटी शेयर कैपिटल, कैपिटल एंड रिजर्व, P&L अकाउंट, वर्कमैन कंपेंसेशन कर दिया। ये सब किसका है बेटा? इक्विटी शेयर होल्डर्स का। और कुछ है क्या इक्विटी शेयर होल्डर्स का इसमें? चेक करो बेटा क्वेश्चन के बैलेंस शीट में। इक्विटी शेयर ट्रांसफर कर दिया, उसके बाद कैपिटल रिजर्व ट्रांसफर कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर कर दिया, और इसमें से 5,000 ट्रांसफर कर दिया, 3,000 ट्रांसफर कर दिया। किसमें से? वर्कमैन में से, बरोबर। तो ये सब ट्रांसफर करो इक्विटी शेयर होल्डर्स को। ये इक्विटी शेयर होल्डर्स किसका है? ये किसका है बेटा सारा पैसा? ये इक्विटी शेयर होल्डर्स का है। टोटल करो इसकी, 8 और 1 9, 950 और ये 3, 9,53,000। नरेशन लिखो बेटा। ट्रांसफर ऑफ शेयर होल्डर्स फंड्स टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। जो कुछ शेयर होल्डर्स का फंड था वो मैंने इक्विटी शेयर होल्डर्स को ट्रांसफर कर दिया। जो कुछ शेयर होल्डर्स का फंड था वो मैंने इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या कर दिया? ट्रांसफर कर दिया। चलो बैलेंस शीट के अंदर में कितने सारे आइटम पे टिक लग गया देखो। रिजर्व सरप्लस के अंदर में पूरा 1,58,000 जो था, उसमें से अगर मैंने 5,000 छोड़ दिए तो बाकी पूरा ट्रांसफर कर दिया वर्कमैन कंपेंसेशन फंड। शेयर कैपिटल पूरा ट्रांसफर कर दिया। शेयर कैपिटल में कितना? 8 लाख रुपीस का, राइट। और बाकी और कुछ बचा है? नो। P&L ट्रांसफर कर दिया, सब कुछ कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जो देना है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ट्रांसफर कर दो। स्टेप नंबर 4, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को क्या देना है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड 4 लाख रुपीस टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट 4 लाख रुपीस। चल सो भैया पूरा का पूरा शेयर कैपिटल ट्रांसफर कर दिया। जनरल रिजर्व में वर्कमैन का अगर छोड़ दिया 5,000 तो वो ट्रांसफर कर दिया, है ना। सब कुछ ट्रांसफर कर दिया। मेरा आपसे छोटा सा सवाल है,
क्या बैलेंस शीट क्लोज हुआ क्या अभी तक? ट्रांसफर ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है, क्या बैलेंस शीट क्लोज हुआ क्या? बताओ तो जरा, बैलेंस शीट क्लोज हुआ क्या बेटा? एनीबॉडी? यस और नो? बैलेंस शीट वेदर क्लोज डाउन और नॉट? ओके, एक बच्ची बोल रही है सर बैलेंस शीट क्लोज हो गया। ठीक है, आपने शायद देखा नहीं, मुन्ना प्लीज ध्यान दे दो। ए बेटा इधर ध्यान दे तो जरा, मैंने पूरा शेयर कैपिटल तो ट्रांसफर कर दिया, बरोबर है, 8 लाख और ये 4 लाख, ये देखो दिख रहा है क्या, 8 और 4। रिजर्व सरप्लस मैंने पूरा ट्रांसफर नहीं किया, बस इसमें अभी भी 5,000 का बाकी है। सो रिजर्व सरप्लस पूरा ट्रांसफर नहीं हुआ। लॉन्ग टर्म बोरोइंग ट्रांसफर कर दिया, ट्रेड पेएबल ट्रांसफर कर दिया, बराबर है, यहाँ पे 5,000 बाकी है रिजर्व सरप्लस में। उसके बाद अदर करंट लाइबिलिटी ये भी ट्रांसफर नहीं हुआ, तो ये दो चीजें ट्रांसफर नहीं हुई। बाकी ये ट्रांसफर कर दिया, ये ट्रांसफर कर दिया, ये ट्रांसफर कर दिया, ये ट्रांसफर कर दिया। कैश और कैश इक्विवेलेंट के लिए मैंने सेपरेट अकाउंट बना लिया, कैश और कैश इक्विवेलेंट के लिए सेपरेट अकाउंट बना लिया। चलो बेटा, अब सब लोग अच्छे से ध्यान देना। मेरे हिसाब से अभी तक बैलेंस शीट पूरी ट्रांसफर नहीं हुई है। कौन से 3 आइटम बैलेंस शीट में बच गए, एक बार जरा चेक करना, तो टाइप करने की जरूरत नहीं है, बस चेक करके बता दो बेटा, कौन से 3 आइटम बैलेंस शीट में बचे अभी भी? विच 3 आइटम्स जो बैलेंस शीट में बचे? यस बेटा बताओ, कौन से 3 आइटम ऐसे हैं जो अभी भी बैलेंस शीट के अंदर में बचे? कौन से 3 आइटम है बेटा? सोच लिया सभी ने, बरोबर? वर्कमैन कंपेंसेशन, ये देखो, अदर करंट लायबिलिटी में इंटरेस्ट पेएबल ऑन डिबेंचर्स, राइट, ये लेके नहीं गई है वो, बरोबर। वर्कमैन कंपेंसेशन फंड, ये थर्ड पार्टी लायबिलिटी है, बरोबर है क्या? ध्यान से सुनना, वर्कमैन कंपेंसेशन फंड ये थर्ड पार्टी लायबिलिटी है क्या बच्चों? वेरी गुड। ये देना है क्या बाहर वालों को? यस। अदर करंट लायबिलिटी में इंटरेस्ट पेएबल ऑन डिबेंचर, ये तो लेके नहीं गई है, नॉट टेकन ओवर, नॉट टेकन ओवर बाय ट्रांसफरी कंपनी। और कैश इक्विवेलेंट, नॉट टेकन ओवर, नॉट टेकन ओवर बाय ट्रांसफरी कंपनी। अब मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है, इन 3 आइटम में से 2 आइटम वो लेके नहीं गए, और ये आइटम वर्कमैन कंपेंसेशन फंड, क्या वो लेके गए क्या? यस और नो, बस ये ही सबसे अहम मुद्दा है अभी का। पहले तो मेरे एक सवाल का जवाब देना, वर्कमैन कंपेंसेशन फंड के लिए जो 5,000 है, 158 में से यहाँ पे जो टोटल 8,000 था वर्कमैन कंपेंसेशन फंड, इस 8,000 में 5,000 मुझे देना पड़ेगा। तो ये जो 5,000 का जो लाइबिलिटी है, क्या ये थर्ड पार्टी लाइबिलिटी है क्या? वर्कमैन कंपेंसेशन फंड में कहाँ ट्रांसफर करने वाला था? इक्विटी शेयर होल्डर्स के अकाउंट में। इक्विटी शेयर होल्डर्स के अकाउंट में पूरा वर्कमैन कंपेंसेशन फंड ट्रांसफर करने वाला था, लेकिन अचानक बीच में आ गया कि उस 8,000 में से 5,000 ये देना पड़ेगा। क्या ये थर्ड पार्टी लाइबिलिटी है क्या? यस, ये थर्ड पार्टी लाइबिलिटी है। ये किसको देना है? पेएबल टू, मुन्ना प्लीज ध्यान देना, पेएबल टू वर्क्समैन। ये किसको देना है बेटा? पेएबल टू वर्क्समैन। ये थर्ड पार्टी लाइबिलिटी है। सर ये कहां समझा हमें? ये यहां पे लिखा है एक्सपेक्टेड लाइबिलिटी 5,000, और बचे हुए 3,000 जो थे, इस 8,000 में से 5,000 अगर चले गए, ये 5,000 पेएबल, पेएबल, पेएबल टू वर्क्समैन, वर्क्समैन यानी थर्ड पार्टी,
वर्क्समैन यानी थर्ड पार्टी, और 3,000 हमने कहाँ ट्रांसफर कर दिए, ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, ये तो ट्रांसफर कर दिया, इसका हिसाब हो गया। लेकिन ये जो है 5,000 पेएबल टू वर्क्समैन, ये थर्ड पार्टी लाइबिलिटी है, और ये हमने अभी तक कहीं भी ट्रांसफर नहीं किया है, ये हमने अभी भी कहीं भी ट्रांसफर नहीं किया है। अब मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है, मुझे क्वेश्चन पढ़ने के बाद समझ में आया कि वर्कमेंस में 8,000 में 3,000 इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे दिया, 5,000 वर्क्समैन को देना है, ये थर्ड पार्टी लाइबिलिटी है, तो ये कहाँ ट्रांसफर होगा, जवाब दो बेटा। ये थर्ड पार्टी लाइबिलिटी है तो ये कहाँ ट्रांसफर होगा, सर बहुत सिंपल है, अगर ये थर्ड पार्टी लाइबिलिटी ट्रांसफर कंपनी अगर लेके चली गई है तो रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दो, और अगर ट्रांसफर कंपनी इस वर्क्समैन कंपेंसेशन फंड की लाइबिलिटी को नहीं लेके गई है तो आपको पे करना होगा। परचेसिंग कंपनी सेलिंग कंपनी की जो लाइबिलिटीज लेके गई है वो लाइबिलिटीज तो सेल परचेसिंग कंपनी देख लेगी, लेकिन जो लाइबिलिटीज नहीं लेके गई है उसका पेमेंट कौन करेगा बेटा, खुद सेलिंग कंपनी। तो एक छोटा सा सवाल है, आपको सवाल समझ में आया बेटे सभी को, वर्क्समैन कंपेंसेशन फंड ये क्लियर हो गया थर्ड पार्टी लाइबिलिटी है, और ये थर्ड पार्टी लाइबिलिटी ट्रांसफर ही लेके गई है क्या, यस और नो, ये थर्ड पार्टी लाइबिलिटी ट्रांसफरी कंपनी लेके गई है क्या, यस और नो, ये बता दो। चलो मैं ही क्लियर कर देता हूं, यस थर्ड पार्टी लाइबिलिटी है तो ट्रांसफरी कंपनी लेके गई है। सर ऐसा कहां बोला, क्वेश्चन में क्या बोला है ध्यान से सुनना, क्वेश्चन में ये बोला हुआ है कि ऑल द लाइबिलिटी एक्सेप्ट इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिबेंचर। लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है बेटा बताओ जरा, मैंने इंपॉर्टेंट नोट में लिखवा कर दिया था बेटा, लाइबिलिटी मीन्स थर्ड पार्टी लाइबिलिटी, लाइबिलिटी मीन्स थर्ड पार्टी लाइबिलिटी, ये बात समझ में आई क्या सभी को, लाइबिलिटी मीन्स कौन सी लाइबिलिटी बेटा, थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज। तो क्या ये थर्ड पार्टी लाइबिलिटी है क्या, यस ये थर्ड पार्टी लाइबिलिटी है। एक बच्ची बोल रही है सर वो कैसे, वो तो बचे हुए 3 लेके गए, बेटा एक बार जरा आ जाओ, हैंड रेस करना बेटा इसके अंदर में, यस सानिया हैंड रेस करना। यस सानिया बोलो। हाँ बोल बेटा, हाँ बोलो बेटा। अच्छा ये ऑडियो चालू किया तो स्क्रीन हैंग हो जाती क्या, क्योंकि दूसरे फोन में चालू किया वीडियो तो आप उधर दिख रहे हो इधर नहीं दिख रहे हो। चल ठीक है, दूसरे फोन में दिख रहा है ना, अभी ध्यान देना अच्छे से देख, हम लोगों को थर्ड पार्टी लाइबिलिटी कौन सी, वो वाली थर्ड पार्टी लाइबिलिटी जो ट्रांसफर ही लेके गई है उसे कहां ट्रांसफर करना है, रियलाइजेशन में, ये बात से एग्री करता है क्या हर कोई, आवाज आ रही है, जस्ट अ सेकेंड। आ जाओ, ध्यान देना बेटा, अभी अच्छे से सुन, ठीक है ना, अभी सुनो अच्छे से, जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ट्रांसफरी कंपनी कौन कौन सी लाइबिलिटी लेके जाएगी बेटा, ट्रांसफरी कंपनी कौन कौन सी लाइबिलिटी लेके जाती है, थर्ड पार्टी लाइबिलिटी, राइट, इससे एग्री करता है हर कोई। आवाज आपकी बढ़ा दो बेटा, है ना, दूसरे फोन का आवाज कम कर दो, इस फोन का आवाज बढ़ा दो, है ना, आप लोग बात कर पाओगे मुझसे।
दूसरे फोन का आवाज कम कर देना, ध्यान से सुनना। हाँ, ट्रांसफरी कंपनी, ध्यान से सुनो बेटा, ट्रांसफरी कंपनी कौन कौन सी, नहीं नहीं दूसरे फोन का, जिस फोन में लेक्चर चल रहा है उसका आवाज बंद कर दो, ठीक है? जिस फोन में लेक्चर चल रहा है, हाँ अभी सुनना, ट्रांसफरी कंपनी कौन कौन सी लाइबिलिटी लेके जाती है, जरा मुझे ये बता दो। थर्ड पार्टी लाइबिलिटी लेके चली जाएगी। ए पंकज, यार स्टैंड है ना बेटा फोन का एक, अरे यार अरे यार ये स्टैंड एक आधा ऑर्डर करने का बोल रहे हैं, ये स्टैंड एक ऑर्डर करना, एक दो ऐसे, एक उधर रखने के लिए। हाँ सुनो रे, ट्रांसफरी कंपनी कौन कौन सी लाइबिलिटी लेके जाएगी बता बेटा? थर्ड पार्टी लाइबिलिटी लेके जाएगी, राइट? मेरा आपसे सवाल है, वर्कमैन कंपेंसेशन फंड, बस इतना ही दिया है, क्या ये थर्ड पार्टी लाइबिलिटी है क्या? नो, बस इतना बोला है, वर्क्समैन कंपेंसेशन फंड, मतलब मैंने फंड बनाया है, मैंने सिर्फ फंड बना के रखा है, मुझे ऐसा लगता है कि इस बार मेरे बिजनेस में इतनी 5 से 7 हजार रुपए की वर्क्समैन को कंपेंसेशन करना होगा, इसकी लाइबिलिटी आएगी। वर्कमैन कंपेंसेशन फंड क्या रहता है समझ में आया? मेरे धंधे में आए गए दिन एक्सीडेंट होते रहते, लोग मरते रहते, तो उनको मुझे कंपेंसेट करना पड़ेगा, इसीलिए मैं क्या करके रखता हूं, इसीलिए मैं फंड बना के रखता हूं। अब मैंने इस बार फंड बना के रखे 8000 के, अपने अभी के एग्जाम्पल के हिसाब से मैंने फंड कितने के बना के रखे? 8000 रुपीज के। तो ये अब मेरा धंधा बंद हो रहा है, तो अब बताओ, अब उस फंड की कोई जरूरत है? अब उस फंड की कोई जरूरत है? नो, अब उस फंड की कोई भी जरूरत नहीं है। तो वो फंड में जो भी बैलेंस है, वो बैलेंस पूरा किसका रहेगा? मालिक का। मालिक कौन है? शेयर होल्डर। तो पूरा फायदा किसका चला जाएगा? वो पूरा फंड का बैलेंस फायदा हो गया, वो फंड का बैलेंस किसके पास जाएगा? शेयर होल्डर के पास। मैं शेयर होल्डर के पास वो फंड का पूरा फायदा 8000 ट्रांसफर करने ही जा रहा था, कि आगे क्वेश्चन में ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इस 8000 में से 5000 की लाइबिलिटी एक्सपेक्टेड है, मतलब 5000 वर्कमैन को देना पड़ेगा। 5000 वर्कमैन को देना पड़ेगा, मतलब अब ये शेयर होल्डर का है या थर्ड पार्टी का है? अब ये शेयर होल्डर का है क्या 5000? 5000 शेयर होल्डर का है क्या? नो। तो तुम बताओ, इस 8000 में शेयर होल्डर का कितना है? बाहर वालों का कितना है? बाहर वाले मतलब थर्ड पार्टी। और ट्रांसफरी कंपनी कौन सी थर्ड पार्टी लाइबिलिटी नहीं लेके गई? बोलो बोलो। इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिबेंचर। इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिबेंचर के अलावा सारी थर्ड पार्टी लाइबिलिटी लेके गई क्या? इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिबेंचर के अलावा सारी थर्ड पार्टी लाइबिलिटी लेके गई क्या? इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिबेंचर के अलावा सारी थर्ड पार्टी लाइबिलिटी लेके गई क्या? लाइबिलिटी बोल रहा हूं, असेट नहीं बोल रहा हूं। इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिबेंचर के अलावा सारी थर्ड पार्टी लाइबिलिटी लेके गई है। यस। कौन सी थर्ड पार्टी लाइबिलिटी छोड़ी है बताओ? वो थर्ड पार्टी है ही नहीं, मैं बात क्या कर रहा हूं थर्ड पार्टी की। वो 5000 थर्ड पार्टी है या शेयर होल्डर्स का है? 5000 कौन सा बोल रहे हैं? हाँ 5000। इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिबेंचर के अलावा सारी थर्ड पार्टी लाइबिलिटी लेके गई है क्या वो? यस। तो मुझे इस थर्ड पार्टी लाइबिलिटी को भी कहां ट्रांसफर करना होगा? रियलाइजेशन में। मेरी बात सुनो, सब लोग ध्यान से सुनना। हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में कौन सी थर्ड पार्टी लाइबिलिटी ट्रांसफर करते बताओ जरा? हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में कौन सी थर्ड पार्टी लाइबिलिटी ट्रांसफर करते हैं जरा बताना तो। वेरी गुड। ट्रांसफरी कौन सी थर्ड पार्टी नहीं लेके जा रही है बताओ जरा मुझे? इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिबेंचर। इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिबेंचर, ये वाली थर्ड पार्टी लाइबिलिटी ट्रांसफरी कंपनी नहीं लेके जा रही।
मतलब बची हुई सारी थर्ड पार्टी वो लेके जा रही है, तो मुझे इसको भी ट्रांसफर करना होगा क्या? वर्कमेंस कंपेंसेशन फंड, थर्ड पार्टी कितना इसमें 5,000, टू रियलाइजेशन अकाउंट, थर्ड पार्टी लाइबिलिटी related to workmen's compensation fund transferred to, बोलो बेटा, transferred to realization account, transferred to realization account, बरोबर, transferred to realization account। ये चीज क्लियर है बेटा सभी को? पक्का? डन? ओके। लिखा बेटा सभी ने? सारा जो खेल और मुद्दा जो चल रहा है अपना, तो वर्कमैन कंपेंसेशन फंड में जो थर्ड पार्टी लाइबिलिटी है, बरोबर है, वो थर्ड पार्टी लाइबिलिटी मुझे कहां ट्रांसफर करना है? रियलाइजेशन अकाउंट में। वो थर्ड पार्टी लाइबिलिटी मुझे कहां ट्रांसफर करना है बेटा? रियलाइजेशन अकाउंट में। अब देखो जरा ध्यान से सुनना, अब फिर से आ जाओ क्वेश्चन के अंदर में। अब क्वेश्चन में देखो, अब ये भी मैंने रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया। अब ये पूरा क्लोज हो गया क्या? 158 में 5,000 ट्रांसफर करना बाकी था रियलाइजेशन में, बचा हुआ शेयर होल्डर्स को दे दिया, रियलाइजेशन का रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया। ये हो गया मेरा लिए पूरा क्लोज। और बताओ लाइबिलिटी साइड में और कौन सी चीज बची है? बस अब इतना ही बचा है ना, इंटरेस्ट पेएबल ऑन डिबेंचर होल्डर्स 5,000, ये 12,000, यही बचा हुआ है सिर्फ। हाँ, तो इसका पेमेंट कर दो। ये थर्ड पार्टी लाइबिलिटी है, बट ट्रांसफरी कंपनी नहीं लेके गई। अब ट्रांसफरी कंपनी नहीं लेके गई तो इसका पेमेंट कौन करेगा बेटा? सेलिंग कंपनी। जैसे मैंने केतकी का बना बनाया बिजनेस खरीदा, केतकी के बिजनेस की मैं एसेट्स और लाइबिलिटी सब लेके चला गया, बरोबर है, लेकिन केतकी के बिजनेस में एक लाइबिलिटी थी जिसका नाम था अमाउंट पेएबल टू सानिया। मैंने बोला केतकी को मैं अमाउंट पेएबल टू सानिया नहीं लेके जाऊंगा, तो तुम बताओ अमाउंट पेएबल टू सानिया का पेमेंट कौन करेगा? अब केतकी करेगी। तो यहाँ पे सेलिंग कंपनी की एक लाइबिलिटी ट्रांसफरी कंपनी नहीं लेके जा रही है, तो उस लाइबिलिटी का पेमेंट कौन करेगा? खुद सेलिंग कंपनी। तो करो ना, सेलिंग कंपनी करो, पेमेंट करो। इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिबेंचर्स अकाउंट विल बी डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। कितना बेटा? अब चेक करो सारी लाइबिलिटी क्लोज हो गई, बैलेंस शीट क्लोज हो गई क्या पूरी? थर्ड पार्टी लाइबिलिटी नॉट टेकन ओवर बाय ट्रांसफरी कंपनी, नॉट टेकन ओवर बाय ट्रांसफरी कंपनी, कॉमा सेटल्ड और पेड। चलो अब टिक लगा दो, ये भी चला गया। कैश अकाउंट का हमने सेपरेट अकाउंट ओपन करके वहां ट्रांसफर कर दिया। जो लाइबिलिटी ट्रांसफरी कंपनी नहीं लेके चली गई उस लाइबिलिटी का हमने पेमेंट कर दिया। जो लाइबिलिटी ट्रांसफरी कंपनी नहीं लेके गई उस लाइबिलिटी का मैंने क्या किया? पेमेंट कर दिया। चलेगा क्या? पक्का? अब चेक करो बैलेंस शीट पूरी क्लोज हुई क्या? कैश बैंक मैंने कैश बैंक के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, इक्विटी शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर होल्डर्स को ट्रांसफर कर दिया, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ट्रांसफर कर दिया, रिजर्व सरप्लस इक्विटी शेयर होल्डर्स को ट्रांसफर कर दिया। जो असेट्स और लायबिलिटी वो लेके चले गए थे वो असेट्स और लायबिलिटी रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया, कैश बैंक सेपरेट कैश बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। क्या पूरी बैलेंस शीट क्लोज हो गई? पूरे बैलेंस शीट का एक भी आइटम मुझे बताओ जो हमने ट्रांसफर नहीं किया है, एक भी आइटम ऐसा अभी नहीं है। अब मैं बोल सकता हूं पूरी बैलेंस शीट क्लोज। प्लीज ध्यान से सुनो बच्चों, इधर ध्यान दे बेटा, 1 मिनट के लिए जरा स्क्रीन पे ध्यान दे दो सब लोग।
देख तो, ये देख बेटा, बता ये शेयर कैपिटल कहां ट्रांसफर कर दिया? 8 लाख, 4 लाख इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के अकाउंट में। उसके बाद रिजर्व सरप्लस के अंदर में ध्यान से सुनना 153 और ये 5000 थर्ड पार्टी था क्या? पेएबल टू द वर्कमैन लिखा था ना नीचे नोट में, ये देखो ये 5000 158 के अंदर में 5000 पेएबल टू वर्कमैन, तो बचा कितना? 153। सो ये 5000 कहां ट्रांसफर किया बेटा हमने? ये ट्रांसफर कर दिया रियलाइजेशन में। 153 किसको दिया? इक्विटी शेयर होल्डर्स को। ये किसको ट्रांसफर किया? इक्विटी शेयर होल्डर्स एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। उसके बाद लॉन्ग टर्म बोरोइंग कहां ट्रांसफर कर दिया? रियलाइजेशन में। ट्रेड पेएबल कहां ट्रांसफर कर दिया? रियलाइजेशन में। अदर करंट लायबिलिटी में इंटरेस्ट पेएबल ऑन डिबेंचर ये कहां ट्रांसफर किया? ये रियलाइजेशन में नहीं किया, इसका पेमेंट कर दिया। हो गया पूरा लायबिलिटी साइड क्लोज। एसेट साइड में मुन्ना प्लीज ध्यान दे, काय की आवाज आ रही है बेटा? पीपी ये हमने ट्रांसफर कर दिया रियलाइजेशन में। इंटेंजिबल एसेट ट्रांसफर कर दिया रियलाइजेशन में। इन्वेंट्री ट्रांसफर कर दिया रियलाइजेशन में। ट्रेड रिसीवेबल ट्रांसफर कर दिया रियलाइजेशन में। और ये कैश और कैश इक्विवेलेंट ट्रांसफर किया बेटा सेपरेट कैश बैंक अकाउंट में। सेपरेट कैश बैंक अकाउंट में चेक करो बैलेंस शीट पूरी टिक 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 बैलेंस शीट क्लोज हो गई। किसी बच्चे के मन में कोई भी सवाल आ रहा है कि सर बैलेंस शीट में अगर ये आइटम होता तो कहां ट्रांसफर करते वो, तो प्लीज जो आपके दिल में आ रहा है पूछो। बैलेंस शीट में जो भी आपके दिल में सवाल आ रहा है पूछो। हाँ आपके मन में पहला सवाल ये आना चाहिए सर प्रोविजन फॉर टैक्स होता तो कहां जाता? रियलाइजेशन में। थर्ड पार्टी है ना वो, सरकार को देना है। सर अगर कोई रिजर्व होता तो कहां जाता? इक्विटी शेयर होल्डर्स को। सर प्रेफरेंस डिविडेंड पेएबल होता तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। सर मान लो कोई असेट ट्रांसफर ही कंपनी नहीं लेके गई तो उस असेट का क्या करती? केतकी का बिजनेस मैंने एक्वायर कर दिया, और मान लो केतकी के बिजनेस की जो 4 असेट थी उसमें से एक असेट में लेके नहीं गया, तो केतकी उस असेट का तू क्या करती? अचार डालती, मुरब्बा बनाती या बेच देती? बेच देती। जिस प्रकार से लायबिलिटी जो मैंने नहीं लेके गया उस लायबिलिटी का पेमेंट अभी सेलिंग कंपनी ने किया ना, ठीक उसी प्रकार से जो असेट परचेसिंग कंपनी नहीं लेके गई उस असेट को सेलिंग कंपनी सेल कर देगी। बैलेंस शीट क्लोज हो गई क्या? एक भी आइटम बैलेंस शीट का बचा है क्या? पक्की बात। ये जो प्रैक्टिकली हमने अप्लाई किया है स्टेप नंबर 1 खत्म। कैसा लगा? स्टेप 1 कैसा लगा बता दो मुझे। सिंपल है एकदम, थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ी सी चीजें आपको समझने में दिक्कत आएगी, इट्स ओके, कोई चिंता वाली बात नहीं। जब तक नहीं समझा तब तक 50 बार पूछना है, बरोबर। वर्कमैन कंपेंसेशन फंड में 8000 में 5000 बाहर वालों को देना था, मतलब वो क्या बन गया? थर्ड पार्टी। जैसे वो थर्ड पार्टी बन गया उसकी जगह रियलाइजेशन में आ गई, बरोबर। सर आपको कैसे समझा? वर्कमैन वाली लायबिलिटी ट्रांसफरी लेके गई है, लिखा तो है ट्रांसफरी ने सिर्फ इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिबेंचर नहीं लेके गया, मतलब बची हुई सारी थर्ड पार्टी लायबिलिटी लेके गया। ग्लास आधा खाली है मतलब आधा भरा हुआ है, बरोबर है। इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिबेंचर वाली थर्ड पार्टी नहीं लेके गया मतलब बची कुची सारी थर्ड पार्टी लायबिलिटी वो लेके गया है। और बची कुची थर्ड पार्टी लायबिलिटी में वर्कमैन कंपेंसेशन फंड के 5000 भी आ गए क्या? अब बताओ, तुमको कसम है बेटा तुम्हारे चाहने वालों की, ये चीज कोई चीज नहीं क्लियर हुई वापस पूछो, क्योंकि यही है इस चैप्टर में, हर क्वेश्चन में यही है, अलग कुछ नहीं है। ये चीज क्लियर बेटा? पक्का? चलो फर्स्ट स्टेप खत्म, पूरी बैलेंस शीट क्लोज। बैलेंस शीट कौन से वैल्यू पे क्लोज किया? भले ही बैलेंस शीट के असेट्स और लायबिलिटी की रीवैल्यूड फिगर नीचे दी रहेगी, बट फिर भी बैलेंस शीट कौन से वैल्यू पे क्लोज करना है? बुक वैल्यू पे, क्योंकि बैलेंस शीट बुक वैल्यू पे खड़ी होती है और बुक वैल्यू से ही कम होती है। क्लियर? चलो अगली स्टेप क्या थी बता बेटा, बोलो बेटा। पीसी ड्यू करो। पीसी किससे लेना है? ट्रांसफरी से।
जब भी किसी पार्टी या पर्सन से कुछ लेना है तो उस पार्टी या पर्सन का अकाउंट क्या करो, डेबिट। सो वाई लिमिटेड अकाउंट विल बी डेबिटेड टू रियलाइजेशन। सेकेंड स्टेप भी खत्म हो गई। बोलो बेटा पीसी कितना था? 17 लाख। वेरी गुड, 17,20,000। सो पीसी ड्यू फ्रॉम ट्रांसफरी कंपनी। पीसी लेना बाकी है, लिखो बेटा। सेकेंड स्टेप भी खत्म। थर्ड स्टेप वेरी गुड, पीसी रिसीव करो। बोलो बेटा पीसी कैसे कैसे मिला, चेक करो। ये यहाँ पे ऊपर लिखा था ना आपने, पीसी क्या मिला? कैश मिला। कैश मिला। कैश कितना है? 160 और 40, 2 लाख कैश मिला। और क्या मिला? इक्विटी शेयर्स मिले बेटा। और क्या मिला? प्रेफरेंस शेयर्स मिले बेटा। बरोबर। चलो देखो ये चार आइटम मिले बेटा। कैश कितनी मिली? 160 और 40। चलो लो पीसी रिसीव करो जल्दी जल्दी से। बोलो कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड 2 लाख। लिखू क्या? ए मुन्ना ध्यान दे रे बेटा, देख अलग चीज लिख रहा हूं। इक्विटी शेयर्स इन ट्रांसफरी अकाउंट डेबिट। जो जो मिला वो डेबिट करो। इक्विटी शेयर कैपिटल मत लिख देना गलती से। इक्विटी शेयर्स इन ट्रांसफरी मिला तो इक्विटी शेयर्स इन ट्रांसफरी डेबिट। प्रेफरेंस शेयर्स इन ट्रांसफरी डेबिट। बता बेटा इक्विटी शेयर्स इन ट्रांसफरी कितने के मिले? 11,20,000। प्रेफरेंस शेयर्स इन ट्रांसफरी कितने के मिले? 4 लाख रुपीस के। बरोबर है क्या? और ये मिल गया। पहले वाई को डेबिट किया, अब पीसी मिल गया तो वाई को क्रेडिट करो। पीसी रिसीव्ड। बोल बेटा अगली स्टेप क्या है? बोलो अगली स्टेप क्या है मुन्ना? हाँ फटाफट से। रियलाइजेशन एक्सपेंस कितने दिए बेटा इसमें चेक करो। पढ़ो क्वेश्चन में रियलाइजेशन एक्सपेंस कितने है। तो रियलाइजेशन एक्सपेंस देखो पॉइंट नंबर 4 एडजस्टमेंट में एक्सपेंसेस ऑफ लिक्विडेशन ऑफ जेड लिमिटेड आर टू बी रिएम्बर्स्ड बाय वाई। वाई देगी और वो भी कितना देगी वाई? 10,000 तक का। टोटल रियलाइजेशन कितना हुआ मेरे बच्चे? 12,500। सो ध्यान से सुनो सब लोग। वाई से कितना लेना है बता बेटा? वाई से लेना है 10,000। क्या बोले बेटा? आवाज कट हो रही है। एक काम करो, आवाज को बंद कर दो, ठीक है? और ये इसमें देखो एक बार, इसमें दिख रहा है? हाँ अभी ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना। इसमें मत देखना, अब तुम्हारा नहीं तो जमलिंग हो जाएगा। एट अ टाइम 2 वीडियो चलेगे ना। हाँ अभी ध्यान देना। आ जाओ बेटा। पीसी ड्यू हो गया, पीसी रिसीव हो गया। अब मैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का एंट्री करने जा रहा हूं। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस में बोला हुआ है, ध्यान से सुनना। रियलाइजेशन एक्सपेंस में बोला हुआ है टोटल रियलाइजेशन एक्सपेंस का हमने कितना पेमेंट किया टू कैश और बैंक अकाउंट? 12,500। सो हमारे पास से 12,500 चले गए, कैश कम हो गई, कैश कम हो गई तो क्रेडिट करो। बट इसमें से वाई कितना रिएम्बर्स करेगा? वाई से कितने लेने हैं? वाई से लेने हैं 10,000 और बचा हुआ किसका खर्चा है? हमारा। सो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 2,500। टोटल 12,500 में हमारा खर्चा सिर्फ 2,500 ही है, क्योंकि वाई हमें रिएम्बर्स कर रहा है 10,000, ऐसा लिखा हुआ है। क्योंकि वाई हमें रिएम्बर्स कर रहा है बेटा 10,000। चलो आगे, सब मेरे साथ साथ में लिख रहे हैं बेटा, पक्का? ऑल सेट? नेक्स्ट स्टेप बताओ बेटा अभी। हाँ वेरी गुड, लिखो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड, बस इतने लिखना है। अगली स्टेप क्या है बेटा बताना?
अगली स्टेप क्या रहेगी बोलो? बैलेंस शीट क्लोज कर दिया, पीसी ड्यू कर दिया, पीसी रिसीव कर दिया, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का भी हिसाब कर दिया। नेक्स्ट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का फाइनल सेटलमेंट करो। चलो बोलो बेटा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को क्या देना है? वो तो पीसी में मिला है ना उनके लिए। पीसी में देखो उनके लिए क्या मिला है। पीसी पीसी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के लिए मिला है 4,40,000। भाई साहब, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के लिए 4,40,000 का माल आया है ट्रांसफरी से। चलो अभी दे देते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के लिए कितने का माल आया बेटा? 4,40,000 का। कहाँ गया रे? हाँ, लो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के लिए कितने का माल आया? 4,40,000। बोलो कैश कितनी आई उनके लिए? 4,00,000 रुपए की। मुन्ना ध्यान देना, अलग है बेटा थोड़ा। और प्रेफरेंस शेयर्स इन ट्रांसफरी भी आए थे ना, प्रेफरेंस शेयर्स इन ट्रांसफरी 4,00,000। जब प्रेफरेंस शेयर्स इन ट्रांसफरी मेरे पास आए थे, तब मैंने प्रेफरेंस शेयर्स इन ट्रांसफरी को डेबिट किया, और अब प्रेफरेंस शेयर्स इन ट्रांसफरी दे रहा हूं तो उन्हें क्रेडिट करूंगा। कैश दे रहा हूं, कैश को क्रेडिट किया। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कितना देना था जरा मुझे बताओ तो? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मुझे देना था 4,00,000। देख बेटा 4 नंबर की एंट्री में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हिसाब से देखा जाए तो 4,00,000 ही देना था, बट उन्हें मैं दे रहा हूं 4,40,000। नुकसान हो रहा है। रियलाइजेशन में डाल दो बैलेंसिंग फिगर, फाइनल सेटलमेंट का बैलेंसिंग फिगर रियलाइजेशन में डाल दो। नरेशन लिखो, फाइनल सेटलमेंट, फाइनल सेटलमेंट विद द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट, फाइनल सेटलमेंट विद द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। नेक्स्ट एंट्री बता बेटा, नेक्स्ट एंट्री। हाँ, अगली स्टेप, सारी स्टेप्स फिर से बताओ। बैलेंस शीट क्लोज करो, पीसी ड्यू करो, पीसी रिसीव करो, रियलाइजेशन एक्सपेंस का पेमेंट करो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का सेटलमेंट करो। उसके बाद रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस निकाल के इक्विटी शेयर होल्डर्स को ट्रांसफर कर दो, 6 नंबर की स्टेप। और लास्ट स्टेप रहेगी इसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स का सेटलमेंट। चलो रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस निकालो। उठाओ अपने चाइनीज कैलसी को और बताओ जल्दी जल्दी से। बोलो बेटा, रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस कैसे निकालना है? देखो बहुत इजी है। हाँ मुन्ना, सारी एंट्रीज में जहां जहां रियलाइजेशन डेबिट हुआ एम माइनस करो, जहां जहां रियलाइजेशन क्रेडिट हुआ एम प्लस करो। ध्यान दो बेटा प्लीज, जहां जहां रियलाइजेशन डेबिट हुआ एम माइनस करो। लो, रियलाइजेशन डेबिट हुआ 16,20,000 एम माइनस, रियलाइजेशन क्रेडिट हुआ 3,20,000 एम प्लस। उसके बाद रियलाइजेशन 5,000 क्रेडिट हुआ एम प्लस। उसके बाद रियलाइजेशन 17,20,000 क्रेडिट हुआ, 17,20,000 एम प्लस। उसके बाद रियलाइजेशन 2,500 डेबिट हुआ एम माइनस। उसके बाद रियलाइजेशन 40,000 डेबिट हुआ एम माइनस। एमआरसी प्रेस करो। कितना है बेटा एमआरसी प्रेस करने पे? बताओ मुझे, आपकी फिगर बताओ बेटा, मैं नहीं बताऊंगा, पहले मेरी वाली फिगर, आपकी फिगर बताओ। बोलो बेटा। मुन्ना, रियलाइजेशन की कितनी फिगर है बेटा आप लोगों की? वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब, 3,82,500। ये प्लस आया या माइनस आया? प्लस आया, मतलब फायदा है रियलाइजेशन में। सो फायदा है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को देना पड़ेगा, नुकसान होता तो उनका अकाउंट डेबिट करते। फायदा है तो टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट,
380 to 500 रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा आई, मतलब डेबिट में लिखना होगा, रियलाइजेशन अकाउंट विल बी डेबिटेड। ये एंट्री के बाद रियलाइजेशन अकाउंट आपका टैली हो गया। प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट कर दिया बेटा। लास्ट स्टेप कौन बच्चा बताएगा बेटा? लास्ट स्टेप बताओ अभी जरा मुझे, लास्ट स्टेप। हाँ, लास्ट स्टेप क्या थी बेटा? इक्विटी शेयर होल्डर्स का फाइनल सेटलमेंट कर दो। ले चलो, इक्विटी शेयर होल्डर्स ढूंढो, कहां कहां इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट दिख रहा है बताओ। इक्विटी शेयर होल्डर फर्स्ट एंट्री में है क्या? नो। सेकेंड एंट्री में इक्विटी शेयर होल्डर है? नो। थर्ड एंट्री में है। इक्विटी शेयर होल्डर्स क्रेडिट हुआ। फिर से कैलकुलेटर का मेमोरी क्लियर करो, एम प्लस M1 एम का साइन नहीं दिखना चाहिए अपर लेफ्ट राइट कॉर्नर में। जहां जहां इक्विटी शेयर होल्डर्स क्रेडिट हुआ एम प्लस करो, जहां जहां इक्विटी शेयर होल्डर्स डेबिट हुआ एम माइनस करो। ले रे बेटा, 9,53,000 एम प्लस, बरोबर। इक्विटी शेयर होल्डर ढूंढो। 5 एंट्री में नहीं है, 6 में नहीं है, 7 में नहीं है, 8 में भी नहीं है, 9 में भी नहीं दिख रहा है, 10 में दिख रहा है, क्रेडिट हुआ है 3,82,500 एम प्लस। एमआरसी करना। सो इक्विटी शेयर होल्डर्स का क्रेडिट बैलेंस है 13,35,500। सो मैं इतना इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे दूंगा। इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट 13,35,500। चलो मेरे प्यारे बच्चों, आ जाओ जरा इधर, आ जाओ बेटा। देख लो, मेरे पास इतना ही बैलेंस बचना चाहिए। इक्विटी शेयर होल्डर्स को देने के लिए मेरे पास इतना ही बैलेंस बचना चाहिए। चलो बताओ, ट्रांसफरी कंपनी से इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए क्या आया था? इक्विटी शेयर्स और कैश। सो टू इक्विटी शेयर्स, जब ट्रांसफरी से इक्विटी शेयर्स आए थे तो हमने लिखा था इक्विटी शेयर्स इन ट्रांसफरी अकाउंट डेबिट। अब मैं ये इक्विटी शेयर्स इन ट्रांसफरी दे रहा हूं इक्विटी शेयर होल्डर्स को। सो टू इक्विटी शेयर्स इन ट्रांसफरी अकाउंट। कितने इक्विटी शेयर्स थे बेटा बताओ तो ट्रांसफरी के? 11,20,000। और जो कुछ बचा हुआ कैश है वो बचा कुचा सारा कैश बैलेंस कैश पे कर दो। चलो कैश का बैलेंस निकालो। वेरी गुड सानो, कैश का बैलेंस निकालो बेटा। कैश ढूंढो बेटा, ये कैश अकाउंट है 70,000 पहले का। ढूंढो कैश 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 कैश। कौन से एंट्री में कैश है? कैश है, कैश है, कैश है, कैश है। कैश आया 2 लाख, डेबिट हुआ है। सो टू ट्रांसफरी 2 लाख कैश डेबिट हुआ, ट्रांसफरी से आया ना। और कहाँ है कैश? कैश 12,500 क्रेडिट हुआ, 40,000 क्रेडिट हुआ, 12,500 और 40,000, 12,500 क्रेडिट हुआ बाय इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिबेंचर, और 40,000 भी क्रेडिट हुआ बाय प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। चलो कैश का बैलेंस निकालो। कैश का नेट बैलेंस कितना है बेटा बताओ? 2,70,000 माइनस 52,500। सो ये आया 2,17,500। ये बचा हुआ दे दो इक्विटी शेयर होल्डर्स को। बैलेंसिंग फिगर पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स 2,17,500। ये दे दो बचा कुचा कैश 2,17,500। चेक कर लो, ये एंट्री टैली होनी ही चाहिए। चेक करे बेटा, कैश कितना आ रहा है एक बार चेक करो। कहीं कोई तो कैश का अमाउंट अपना छूटा है क्या? एक कैश का अमाउंट अपना छूटा है कोई तो एक बार चेक कर रहे मुन्ना। 12,500। कोई तो एक कैश का अमाउंट छूटा है मुन्ना, चेक करो। ये 270 है, 40,000, 12,500, 52,500,
उससे पैसे आ गए क्या ट्रांसफर ही से चेक करना। एक कौन सा कैश का अमाउंट अपना छूटा है देखो, कहीं तो एक कैश का अमाउंट छोटा है बेटा, लो चेक करो, वाई अकाउंट डेबिट टू कैश, वाई से कैश आई कि एक बार चेक कर लेना, वाई अकाउंट बना लो, बनाओ बेटा वाई अकाउंट, वाई से कुछ कैश आने वाली थी ना हमारे पास, बना लो बेटा एक बार कैश अकाउंट बनाओ, वाई से कैश आई है क्या एक बार चेक करो। चेक कर बेटा, इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिबेंचर कितना है, 12,000 है क्या, ये कैश बैंक है ना, ये बैंक, ये एंट्री लिया नहीं हमने, देखो चेक करना ये वाला इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिबेंचर, मुन्ना एक बार ध्यान देना, ये कैश बैंक अकाउंट वापस एक बार देख लो सब लोग, बेटा देख तो जरा, ये कैश बैंक अकाउंट वापस देखना बेटा, पहले एंट्री से लो, ले बेटा फर्स्ट एंट्री से एकदम आ जाओ, हाँ फर्स्ट एंट्री में कैश बैंक है क्या, नो, सेकेंड एंट्री में है नो, थर्ड एंट्री में है नो, फोर्थ नो, फिफ्थ नो, सिक्स्थ एंट्री में यस, बैंक क्रेडिट हुआ, ये एंट्री नहीं लिया था ना हमने, आ जा बेटा, हाँ आ जाएगा, सानिया देख अभी, बाय, एक एंट्री अपनी छूट गई है ना, वो भी ले लेंगे, बाय, हाँ बोलो कितना है बेटा यहाँ पे, फिफ्थ एंट्री में कैश का अमाउंट कितना है बताना, 12,000, इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिबेंचर, बरोबर है, उसके बाद और कहाँ है कैश, कैश आया 2 लाख, फिर उसके बाद कैश गया 12,500, और फिर और कैश गया 40,000, 2 लाख आया, 12,500 गया, 40,000 गया, राइट, ये बात क्लियर है बेटा, ध्यान देना सभी ने ये 12,000 ही है, दिख रहा है कि सभी को, चले क्या आगे, है ना, हाँ अब ट्रांसफर ही कंपनी हमें 10,000 रियम्बर्स करने वाली थी, तो एक एंट्री उसकी पास करो लास्ट वाली, कैश अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट, 10,000 डेबिट हमें रियम्बर्स करने वाली थी ना, लिखा था ना, टोटल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 12,500, उसमें से 10,000 कौन रियम्बर्स करेगा, ट्रांसफरी, ले लो अभी टू वाई अकाउंट, चलो बता बेटा बैलेंस कितना आया, ये आया बाय रियलाइजेशन एंड बाय वाई, रियलाइजेशन में 2,500 और वाई से कितने लेने थे 10,000, तो एक काम करते ऐसा लिखते हैं, ये देखो बाय रियलाइजेशन 2,500 और बाय वाई 10,000, टोटल कितना पे किया हमने 12,500, ये लास्ट एंट्री बच गई थी अपनी, जो भी इसका नंबर रहेगा नंबर दे दो बेटा, चलो बताओ कैश बैंक का बैलेंस कितना है यहाँ पे, ये आ जाएगा हमारा और ये पहले का 2,15,500, ये बैलेंस दे दो इक्विटी शेयर होल्डर्स को, पेड दे दो बेटा इक्विटी शेयर होल्डर्स को 2,15,500, चलो बताओ तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को हम लोग 2,15,500 पे कर देंगे, इक्विटी शेयर होल्डर्स को बैलेंस कैश हमने पे कर दिया, चेक करो ये टैली हो रहा है क्या बेटा, जो भी बचा हुआ कैश रहेगा वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे देना, बिकॉज इक्विटी शेयर होल्डर्स आर लाइक माँ ऑफ द कंपनी, सबसे आखिरी में जो कुछ बचेगा वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे दो, हाँ एंट्री एक भी नहीं छूटनी चाहिए,
जैसे वाई कंपनी से हमें कैश मिला, रिएम्बर्स हुआ ना, वो एक एंट्री लिखना रह गया था, वो लिखना जरूरी है, जब तक वो लिखोगे नहीं कैश अकाउंट आपका होगा ही नहीं पूरा। ये चीज क्लियर है, पक्की बात। नरेशन लिखो बेटा इसका, फाइनल सेटलमेंट विद द इक्विटी शेयर होल्डर्स। ये समझ में आए क्या सभी को? एक बार स्टेप्स ध्यान रखना, देखो स्टेप्स जनरली बच्चों को कंफ्यूज करते हैं। ये लास्ट वाला, यहाँ पे आपने एक एंट्री लिखा है इसके पहले 12 नंबर पे, और ये आएगा 13 नंबर पे। 12 नंबर का एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू वाई, लिखा है ना, ये ले बेटा कैश अकाउंट। पोस्टिंग किया मैंने सारे एंट्रीज की। लिखा, जितने भी एंट्रीज में कैश बैंक आया है उन सब की मैंने क्या किया, पोस्टिंग कर दिया कैश बैंक अकाउंट में। जहां जहां कैश बैंक अकाउंट आया मैंने हर जगह पे क्या किया, उसकी पोस्टिंग किया बेटा। लिखा बेटा, डन। एक बार ध्यान से सुनना, देखो ये एंट्री सबसे ज्यादा जरूरी थी बेटा, कौन सी वाली, ये बोला है ना, ट्रांसफर ने रियम्बर्स किया 10,000, लिखा है ना क्वेश्चन के अंदर में, तो ये एंट्री लेना रह गया था। ये 12 नंबर पे ये एंट्री आपने लिखा होगा, लास्ट एंट्री में इक्विटी शेयर होल्डर्स का सेटलमेंट। ट्रांसफर से जो कुछ लेना है वो ले लो। अब आपका सवाल, सर ट्रांसफरी कंपनी ने डिबेंचर होल्डर्स को ये पेमेंट किया, एडजस्टमेंट में लिखा है, तुम बताओ वो ट्रांसफरर के बुक में आएगा क्या? माइंड योर ओन बुक्स। ट्रांसफरर कंपनी ने डिबेंचर होल्डर्स को लेके जाने के बाद उनके साथ क्या किया, मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं सोचना है। इस क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में लिखा है ना, बच्चे कभी कभी सोचते हैं कि सर ₹2 लाख डिबेंचर्स, 7% डिबेंचर्स इन वाई फॉर द एग्जिस्टिंग डिबेंचर्स इन जेड फॉर द पर्पज ऑफ ईच डिबेंचर ऑफ वाई लिमिटेड इज टू बी ट्रीटेड एज वर्थ ₹105। सर इसका तो आपने एंट्री नहीं किया। बेटा ये डिबेंचर्स कौन इशू कर रहा है, ट्रांसफरी। ये डिबेंचर ट्रांसफरी किसको इशू कर रही है, ट्रांसफरर के डिबेंचर्स को लेके जाने के बाद, अपने घर ले जाने के बाद ट्रांसफरर के डिबेंचर होल्डर्स को वो कुछ भी दे, हमारे बुक्स में एंट्री आएगी क्या, नो। अब इस पूरे क्वेश्चन में कोई ऐसी चीज जहां पे आपको डाउट है मुन्ना, प्लीज एक बार वापस पूछो। स्टेप्स बहुत सिंपल थी, सब लोग ध्यान देना अच्छे से। देखो बेटा एक बार ध्यान दे दो, स्टेप नंबर 1, बैलेंस शीट क्लोज करो। बैलेंस शीट कैसे क्लोज करते बेटा, ट्रांसफर एसेट टेकन ओवर बाय द ट्रांसफरी टू रियलाइजेशन अकाउंट, ट्रांसफर लाइबिलिटीज टेकन ओवर बाय द ट्रांसफरी कंपनी टू रियलाइजेशन अकाउंट, उसके बाद ट्रांसफर इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व्स, सरप्लस, प्रॉफिट, लॉस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, ट्रांसफर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस डिविडेंड पेएबल इफ एनी, पेएबल इफ एनी टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। उसके बाद अलग से एक दो स्टेप्स आपको लिख के देता हूं, वैसे क्वेश्चन में बोला नहीं रहेगा लेकिन कभी कभी आ सकता है। सेल दोज असेट्स which were not taken over
by transferring, pay off those liabilities which were not taken over by transferee. यस और नो? उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पीसी ड्यू करो, नेक्स्ट स्टेप पीसी रिसीव करो, नेक्स्ट स्टेप रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की एंट्री पास करो, और अपना रियलाइजेशन के अंदर में ही आ गया था रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय ट्रांसफरर एंड borne by transferor. Realization expenses paid by transferor and borne by transferee. अपनी ये वाली केस थी अभी की, ट्रांसफरी बेयर कर रही है तो इसकी एंट्री करना पड़ेगा ना एक, रियलाइजेशन अकाउंट विल बी डेबिटेड जितना हम बेयर कर रहे हैं, ट्रांसफरी जितना बेयर कर रही है उसके लिए ट्रांसफरी अकाउंट डेबिट टू कैश, और उसके बाद नेक्स्ट एंट्री में ट्रांसफरी से पैसे ले लो, ट्रांसफरी हमें अभी वाले क्वेश्चन में कैश दी ना 2y 10K 10K, पहले ट्रांसफरी को डेबिट करो जितना वो रियम्बर्स करने वाली है और उसके बाद उससे पैसे ले लो, कैश टू ट्रांसफरी, ये वाली एंट्री करनी थी, कैश टू ट्रांसफरी 10K 10K, बरोबर। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का सेटलमेंट, उसके बाद रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स का सेटलमेंट, जो कुछ बचा कुचा है सब इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे दो। ये समझ में आया क्या रे सभी को? ये हाईएस्ट लेवल क्वेश्चन है, इजी है। हाँ, अब क्या होगा नेक्स्ट क्वेश्चन में एक आध दो एडजस्टमेंट प्लस माइनस होती रही, इसमें हमने कोशिश की है कि हमने मैक्सिमम चीजें कवर करना है, राइट? क्लियर? इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट है तो एक बार पूछो। यस बेटा, आपका ऑडियो ऑन करो एक बार, बताओ मुझे। या कुछ डाउट है तो वैसे टाइप करके पूछो, पक्का? यस केतकी, पक्का? बड़ा क्वेश्चन था ना उम्मीद से भी, है ना? घबराओ मत, चिंता मत करो, इस टाइप के और भी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जब भी जरूरत रहेगी तभी क्वेश्चन वापस देखेंगे, है ना? स्टेप्स फॉलो करना बस। स्टेप्स के अंदर में कौन सी स्टेप्स फॉलो करना है बेटा? यहाँ पे ट्रांसफरी ने ये वाले रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हमें रियम्बर्स करने का वादा किया है ना, तो ये वाली एंट्री करना जरूरी है बगैर बोले। ये समझ में आया सभी को? अब एक बार घर पे जाने के बाद में ये क्वेश्चन बगैर देखे सॉल्व करना, मैं जो बोल रहा हूँ उसको एज इट इज फॉलो करो, बरोबर है? उसमें बिल्कुल चेंज नहीं, मैं अगर बोल रहा हूँ ना सॉल्व करो तो पक्का सॉल्व करना, ठीक है? कुछ आपको और डाउट्स आएंगे, वो डाउट्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एंटरटेन करेंगे। डन? थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।